हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका काइंडली एजुकेशन में। तो हम 75 हार्ड चैलेंज पटवार सीरीज 4th ग्रेड और रीट मेंस वीडियो के लिए जिसमें डे नंबर 29 पे पहुंच गए हम। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा वही राजस्थान हिस्ट्री का, जो पिछले हमें 2-4 दिनों से चल के आ रहा है। उसी के लिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो जाएंगे। यानी पिछले वीडियो हमने देख लिया था, बीकानेर के राजाओं तक आ गए थे, हमने जोधपुर के कंप्लीट कर लिए थे और बीकानेर के राजा हम राय सिंह तक पढ़ लिया था हमने। ठीक है, यानी बीकानेर के राजा राय सिंह तक पढ़ लिया था हमने कि बीकानेर के राजा राय सिंह थे वो कौन, अकबर की क्या गया, मुगलों की क्या कर लेते हैं, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और आगे उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, यानी बीकानेर के जो राजा राय सिंह थे उनके बारे में हमने कल तक पढ़ लिया। आज हम आगे उनके कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, आप मैं पहले ही आपको मैं बता दूं कि 10वीं क्लास की बुक चल रही है। ठीक है, हमारी 10th क्लास वाली बुक चल रही है। अब 10th क्लास वाली बुक चल रही है, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट लाइनें मैं आपको करा रहा हूँ, वही आरपीएससी बोर्ड की परीक्षा वाली किताबें वही चल रही है आपको। ठीक है, कल हमने यह बात की थी कि बीकानेर राजाओं की, कि बीकानेर के राजा ने जो राय सिंह थे ना, यानी राय सिंह थे, राय सिंह राजा क्या कर लेते हैं, मुगलों की क्या कर लेते हैं, मुगलों की क्या कर लेते हैं, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। हमने कल यह भी बात की थी कि मेवाड़ के राजा अमर सिंह करते हैं वहां से संधि। ठीक है, और बाद में मारवाड़ के राजा कर लेते हैं मालदेव, यानी मेवाड़ के करते हैं, मैं आपको फिर बता देता हूँ, मेवाड़ के राजा करते हैं अमर सिंह। ठीक है, 1615 ईस्वी में करते हैं। ठीक है, आगे बात करें मारवाड़, मारवाड़ के राजा करते हैं मालदेव, मालदेव ने मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, आगे बात करें तो बीकानेर के बीकानेर के राजा राय सिंह कर लेते हैं। ठीक है, यानी आपको मैं ये क्या बता रहा हूँ, मुगलों की अधीनता बता रहा हूँ। ठीक है, यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार कौन करते हैं, मेवाड़ से करते हैं अमर सिंह। यानी अमर सिंह जैसे ही संधि करते हैं मुगलों के साथ, तो मुगलों के साथ संधि कब करते हैं, मेवाड़ के राजा अमर सिंह। तो आपको पता है अमर सिंह किसके बेटे हैं, महाराणा प्रताप के बेटे, और महाराणा प्रताप के बेटे होने के कारण वह क्या कर लेते हैं, किसके साथ संधि कर लेते हैं, तो अकबर के साथ संधि कर लेते हैं अमर सिंह। ठीक है, अकबर के साथ संधि कर लेते हैं जनवरी 1615 ईस्वी में। ठीक है, यानी जनवरी 1615 ईस्वी के साथ कौन करता है, अमर सिंह करते हैं। कौन से, मेवाड़ से मुगलों के शासन में। ठीक है, मारवाड़ से मोटा राजा उदय सिंह करते हैं, क्योंकि उदय सिंह आपको पता है कि नागौर दरबार में जाता है, यानी नागौर दरबार में जाता है 1570 ईस्वी में, और 1570 ईस्वी में जाता है नागौर दरबार में, और वहां से साथ कौन जाता है, इसके चंद्रसेन, जो किसका भाई था, चंद्रसेन किसका भाई था, तो आपको बता देना चंद्रसेन किसका भाई था, तो मोटा राजा उदय सिंह का चंद्रसेन भाई था। बल्कि चंद्रसेन वहां से चला जाता है वार, और बल्कि मोटा राजा उदय सिंह क्या कर लेते हैं, उनकी क्या कर लेता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है, और अपनी बहन को क्या कर देता है, अकबर के बेटे के साथ विवाह करा देता है। ठीक है, और बीकानेर के राजा राय सिंह क्या कर लेते हैं, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। यानी ये बातें कौन थी, बड़ी बड़ी बातें ये है कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले या मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वालों राजाओं की बात थी। जो आपको एग्जाम में किसी प्रकार क्वेश्चन पूछे तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन बता देना है। ठीक है, आगे हम बात करें तो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं बीकानेर के कल राजा, हमने कुछ बातें कर ली थी। आगे हम बात करेंगे कि बीकानेर के राजा रह गए उनकी बात करेंगे, फिर हम बात करते हैं जैसलमेर की, फिर चौहानों की, जालौर वाले चौहानों की बात करेंगे। इन सभी की बात आज इंपोर्टेंट बातें देखकर राजा कंप्लीट करेंगे, और कल वाले वीडियो हम देखेंगे लोग देवी देवताओं और संतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम बात करें तो मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपूतों का कर्ण कहा था, यानी मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपूतों का कर्ण कहा था। एक आपको बीकानेर राजा में मुंशी देवी प्रसाद मिलता है, दूसरा एक कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है। यानी दो बातें मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, कलयुग के कर्ण की पहले बात करते हैं, लूणकर को कहा गया है, यानी बीकानेर के राजा लूणकर थे, उनको भी क्या कहा है, कलयुग का कर्ण कहा गया है। और यहाँ पे किस मुंशी देवी प्रसाद ने किसे कहा गया है, राजपूतों राजाओं का कर्ण, तो आपको बता दें राय सिंह को। यानी बीकानेर के राजा कौन थे, राय सिंह थे। और बीकानेर के राजा राय सिंह वही राजा जिसने अकबर की क्या करी थी, या मुगलों की अधीनता क्या कर ली थी, स्वीकार कर ली थी, उन्हें क्या कहा गया है,
राजपूत राजाओं का कर्ण कहा गया, यानी राजपूत राजाओं का कर्ण कहा गया वाले वही महाभारत वाली कर्ण की उपाधि किसको दी गई है? राजपूत राजा मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजपूत राजाओं का कर्ण कहा? तो इंपॉर्टेंट लाइन है, मान के चलना राय सिंह को कहा है। कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है? तो कलयुग का कर्ण लोनकर को कहा गया है, ठीक है। अगले हम लाइन की बात करते हैं, तो किस गांव की सीमा विवाद के लिए मतीरे की राड़ हुई थी? यानी मतीरे की राड़ किस गांव की सीमा के लिए विवाद होती है? तो ये नागौर के और बीकानेर के जो राजा थे उनकी आपस में मतीरे की लड़ाई हो गई थी, यानी एक मतीरे की बेल इधर थी और मतीरा इधर था। अब दोनों की लड़ाई होने के कारण क्या होता है? मतीरे की लड़ाई होती है, ठीक है। अब मतीरे की लड़ाई आपको पता है मोस्ट इंपोर्टेंट है मतीरे की लड़ाई, ठीक है। मतीरे की लड़ाई होती है 1644 ईस्वी में। अब किन किन राजाओं के बीच होती है? तो नागौर के और बीकानेर के। नागौर के अमर सिंह और बीकानेर के कौन थे? राय सिंह थे। इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है? बीकानेर के सौरे कर्ण सिंह थे, यानी कर्ण सिंह, बीकानेर के कर्ण सिंह थे, ठीक है। यानी मतीरे की लड़ाई, मतीरे की राड़ आप याद रखना है 1644 ईस्वी में होती है। 1644 ईस्वी में जो नागौर और बीकानेर में होती है, ठीक है। यार नागौर और बीकानेर के दोनों की सीमाओं पे जो मतीरा लगा था उसकी राड़ होती है। और ये कब होती है? तो आपको डेट रखनी है 1644 ईस्वी में। किन किन बीच होती है? तो यहाँ से आते हैं कर्ण सिंह बीकानेर से, और यहाँ से अमर सिंह, ठीक है। यह बीकानेर प्लस नागौर। आपको दोनों तीन लाइनें बताई मैंने, मतीरे की राड़ याद रखना, इनके बीच करण सिंह और अमर सिंह, ठीक है। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। आगे बात करें तो अगली लाइन क्या है हमारी? अगली लाइन क्या है कि चिंतामणि भट्ट ने, है ना, चिंतामणि भट्ट थे, कौन थे? चिंतामणि भट्ट एक लेखक या कवि मान लो, उन्होंने किसे जंगल दरबार सा कहा है? तो आपको मैंने कल भी बताया था जंगल दरबार सा किसे कहा गया है? जंगल दरबार सा बीकानेर को कहा गया है, ठीक है। यानी जंगल दरबार सा यानी जंगल प्रदेश के जो क्षेत्र था ना, उस क्षेत्र को जंगल दरबार सा कहा गया, ठीक है। अब जंगल दरबार बादशाह उसे किस राजा को उपाधि दी गई थी? तो आपको पता होना चाहिए, चिंतामणि भट्ट ने जंगल दरबार सा किसी उपाधि दी गई थी? तो कर्ण सिंह को आपको जंगल दरबार सा बताया गया था, ठीक है। आगे बात करें तो कर्ण सिंह की किस ग्रंथ की रचना की गई थी? कर्ण सिंह ने खुद ने किस ग्रंथ लिखा था? तो आपको ये बता देना, साहित्य कल्पद्रुम है ना, वो कर्ण सिंह का ग्रंथ है, ठीक है। यानी साहित्य कल्पद्रुम किसका ग्रंथ है? तो कर्ण सिंह का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो कर्ण सिंह दरबारी विद्वान, ठीक है। कर्ण सिंह दरबारी विद्वान के बारे में ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। आगे जाके महाराजा गंगा सिंह आ जाती है, उनकी बातें मैं आपको अलग से बताऊं क्योंकि वो एक इंपोर्टेंट राजा है, ठीक है। बल्कि कर्ण सिंह के बारे में, राय सिंह के बारे में ये बातें मोस्ट मैं आपको बता दी है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ी चौहानों की। आज चौहानों में बात करें, चौहानों को ब्राह्मणी वंश से किसे कहा गया है? आपको मैंने पहले भी कहा था चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न कौन बता रहा था? तो दशरथ शर्मा, दशरथ, यानी चौहानों को ब्राह्मण वंश की उत्पत्ति कौन बताता है कि ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति हुई है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा, ठीक है। चौहानों को सूर्यवंशी कौन बताता है? डॉक्टर हीरा शंकर, डॉक्टर हीरा शंकर ओझा साहब। ये डॉक्टर हीरा शंकर ओझा साहब कौन बताता है? चौहानों को ब्राह्मणी सूर्यवंशी ब्राह्मणी वंश बता दशरथ शर्मा, और सूर्यवंशी बताते हैं डॉक्टर हीरा शंकर ओझा साहब, ठीक है। अब बात करें चौहानों का आदि पुरुष कौन माना जाता है? तो चौहानों का आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो वासुदेव चौहान को। वही वासुदेव चौहान जो 501 ईस्वी में 551 ईस्वी में सांबर झील का निर्माण कराता है। पहले भी इस वीडियो में बात कर ली है। पहले इस टॉपिक मैंने आपको उत्पत्तियों के, जो राजाओं की उत्पत्ति के बारे में बताया ना कि राजाओं की उत्पत्ति किस किस से हुई है, तो आपको मैंने बता दिया कि जो आदि पुरुष किसे माना जाता है? चौहानों का आदि पुरुष, चौहानों का। यानी चौहानों का आदि पुरुष किसे माना जाता है? वासुदेव। वासुदेव को क्या माना जाता है? चौहानों का आदि पुरुष माना जाता है। ये वही वासुदेव है जो आगे जाके क्या कराता है? सांबर झील का निर्माण करवाता है, जो हमें क्या बिजोलिया अभिलेख से पता चलता है। ठीक है। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बता रहा हूँ मैं आपको। गंगा सिंह रह गए, उनकी बातें हम कल एक अलग वीडियो बना के लाएंगे गंगा सिंह के। कल या आगे की बात करें, कल तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके राजस्थान के साहित्य और कल्चर, क्योंकि आपको पता है राज्यों में कुछ कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बल्कि साहित्य और कल्चर में ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आज मैंने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो आपको करा दूंगा आपसे। राजस्थान हिस्ट्री की जो मोस्ट ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हम बात करें चौहानों की, ठीक है। चौहानों का आदि पुरुष या स्थापना या संस्थापक किसे माना जाता है? तो वासुदेव चौहान को माना जाता है, ठीक है। यानी वासुदेव चौहान क्या एक उनका संस्थापक या आदि पुरुष माना जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवक्ता किसे माना गया है? तो मैं आपको ये बात बता दी, इसमें अगली लाइन यही है कि सांबर झील का बिजोलिया अभिलेख के द्वारा हमें पता चलता है, ठीक है।
अगली हम बात करें किस चौहान शासक की पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में वेरी घाट की उपाधि सम्मानित की गई है। यानी आपको मैं बता देता हूं कि कौन से चौहान शासक के बारे में आपको यह पूछ रहा है कि वेरी घाट नामक उपाधि दी गई है। यानी पृथ्वीराज विजय में है ना, पृथ्वीराज विजय में किस शासक की वेरी घाट नामक राजा की उपाधि दी गई है? तो गोविंद सिंह थर्ड, यानी गोविंद सिंह थर्ड की क्या दी गई है? वेरी घाट राजा की उपाधि दी गई है। यानी गोविंद सिंह थर्ड की वेरी घाट राजा की उपाधि दी गई। कौन सी बुक में? तो पृथ्वीराज विजय की बुक में वेरी घाट नामक उसकी, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं तो अजमेर नगर के वर्तमान में अजमेर किसने बनाया था? यानी आपको अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी वो पूछ रहा है। तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए अजमेर नगर की स्थापना कौन करते हैं? अजय राज। आप ये दो तीन बातें याद रखो, मैं पानी पीता हूँ इतनी देर में। तीन बातें मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। यानी मैंने आपको स्थापना फिर एक जगह करा रहा हूं। आपको मैं बात कर रहा हूं कि राजस्थान में जो स्थापनाओं के बारे में, तो इसके अजमेर दी गई है। अजमेर की स्थापना होती है 1113 ईस्वी में, ठीक है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में राजाओं द्वारा शहर बसाई गई उनकी स्थापनाओं की, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था उदयपुर की स्थापना करते हैं उदय सिंह, कब करते हैं? 1559 में। जोधपुर की स्थापना करते हैं राव जोधा, कब करते हैं? 1459 में। बीकानेर की स्थापना करते हैं राव बीका, कब करते हैं? तो बीकानेर की स्थापना करते हैं 1400 कुछ डेट दे रखी थी आप। बीकानेर की स्थापना करते हैं 1488 में, ठीक है। यानी 1488 में राव भिक्का करते हैं। और अजमेर की स्थापना कौन करते हैं? तो अजमेर की स्थापना करते हैं अजय राज, कब करते हैं? 1113 ईस्वी में, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि राजस्थान में राजाओं ने अलग अलग शहरों की स्थापना की थी। उस शहर में हम बात करें पहले उदयपुर की स्थापना करते हैं उदय सिंह, कब करते हैं? 1559 ईस्वी में। जोधपुर की स्थापना करते हैं राव जोधा, कब करते हैं? तो 1459 ईस्वी में। बीकानेर की स्थापना करते हैं राव भिक्का, कब करते हैं? 1488 ईस्वी में। और अजमेर की स्थापना करते हैं अजय राज, कब करते हैं? तो 1113 ईस्वी में, ठीक है। यानी ये आपको क्या करनी है, बात मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे हम बात करें तो अजमेर की बात, यह बात आ गई। अगली लाइन की बात करते हैं तो अगली लाइन इसमें दे रखी है कि अजय राज द्वारा चलाए गए चांदी के तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे? अजय प्रीतम कहलाते थे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अजय राज की जो पत्नी थी उसकी क्या करती थी? रानी का नाम उल्लेखित मिलता है। यानी अजय राज की जो पत्नी थी उसकी सिक्कों के नाम सोमलवती नाम क्या मिलता है? उसके सिक्कों पर उसकी रानी का नाम उल्लेखित मिलता है। यानी ये अजय राज था ना, इसकी पत्नी का नाम क्या था? सोमलवती, ठीक है। यानी सोमलवती इसके सिक्कों पर क्या मिलता है? उल्लेखित मिलता है, ठीक है। यानी इसके नाम सिक्के इसके नाम के चलाए गए थे, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? यानी दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? तो आपका उत्तर आ जाना चाहिए विग्रह राज चतुर्थ। यानी विग्रह राज चतुर्थ है वो दिल्ली पर आकर चौहानों वंश का पहला शासक था। तो विग्रह राज चतुर्थ जाकर दिल्ली पर कब्जा करता है, ठीक है। यानी चौहानों की वो लंबी बड़ी हिस्ट्री है, आपके लिए इतनी मोस्ट नहीं है बल्कि आपको मोस्ट लाइन आपके सॉरी आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बातें मोस्ट आ जाएगी। विग्रह चतुर्थ ने क्या बनाई थी? दिल्ली पर कब्जा किया था। यानी चौहानों के शासक पहला कौन था जो दिल्ली पर जाकर कब्जा करता है? विग्रह चतुर्थ है, ठीक है। आगे बात करें तो विग्रह ने किस नाटक की रचना हरिकेली की? यानी विग्रह चतुर्थ क्या करता है कि नाटक की रचना करता है, उस नाटक का क्या नाम था? हरिकेल। यानी उस नाटक का क्या नाम था? हिरकेली, ठीक है। हिरकेली नामक नाटक की रचना कौन करता है? तो आपको बता देना विग्रह चतुर्थ का नाटक कौन था? हिरकेली, ठीक है। विग्रह चतुर्थ क्या करते हैं? दिल्ली पर क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। यानी दिल्ली पर कब्जा करने वाला राजस्थान का पहला राजा कौन था? विग्रह चतुर्थ, ठीक है। आगे हम बात करें तो इसमें क्या होता है किस काल में सपादलक श्रवण काल कहलाया? यानी सपादलक का मतलब क्या है यहाँ पे कि किस काल में सपादलक श्रवण काल कहलाया गया? तो आपको ऑप्शन करके आना है विग्रह चतुर्थ के समय सपादलक में क्या कहलाया था? श्रवण काल कहलाया था, ठीक है। यानी श्रवण काल किसके समय कहलाया गया? कि श्रवण काल का मतलब क्या होता है मैं आपको फिर बता देता हूँ। श्रवण काल का मतलब क्या बता रहा है कि विग्रह चतुर्थ होता है ना, विग्रह चतुर्थ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। विग्रह चतुर्थ की कुछ बातें मैं आपको अलग से बता देता हूँ। विग्रह चतुर्थ की बात करें तो पहले विग्रह चतुर्थ की यही बात कर लेते हैं कि दिल्ली पे कब्जा करने वाला चौहान शासक कौन था? दिल्ली पे कब्जा, ठीक है।
हरकेली नाटक दिल्ली पर कब्जा, हरकेली नाटक, स्पादलक्स, ये बातें मोस्ट है क्योंकि आपको इन तीनों में ऑप्शन कौन करके आना है। तो विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ करता है, ठीक है। यानी विग्रहराज चतुर्थ क्या करता है, दिल्ली पे कब्जा करता है। हरकेली नामक नाटक लिखा था। और स्पादलक्स में क्या करता है, चौहानों का स्वर्णकाल स्पादलक्स में किसे बताया गया। स्पादलक्स का मतलब क्या होता है, ये सांबर वाला इलाका है ना, यानी सांबर वाला इलाका है, उसको क्या कहा जाता था, स्पादलक्स कहलाता था, ठीक है। और अजमेर के क्या थे, मुख्य चौहान थे, ठीक है। स्पादलक्स के जो कौन करता है, विग्रहराज चतुर्थ करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि अल्लाह व उद्दल किसके सेनापति थे। आपको जाहिर सा पता है, मैंने आपको जेता व कुप्पा बता दिए, गौरा व बादल बता दिए। आज आपको सेनापति बता रहा हूं, अल्लाह, आला प्लस उद्दल, आला और उद्दल, ठीक है। आला और उद्दल किसके सेनापति थे, तो आला और उद्दल आपको बता देना किसके सेनापति थे। तो आपको बता देना है कि पृथ्वीराज तृतीय के थे, ठीक है। यानी पृथ्वीराज तृतीय के सेनापति कौन थे, आला व उद्दल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, तो आपको जो वेरी घाट की उपाधि देती है किसको, गोविंदराज थर्ड को, पृथ्वीराज विजय, वो किसकी रचना है, तो आपको बता देना जयनक भट्ट की रचना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, त्राइन का प्रथम युद्ध आपको पता होना चाहिए। त्राइन का प्रथम युद्ध कब होता है, तो 1151 में त्राइन का प्रथम युद्ध होता है। त्राइन का प्रथम युद्ध कौन किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था त्राइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है और त्राइन के प्रथम युद्ध में क्या जाता है, पृथ्वीराज विजय जीत जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन इसमें क्या होता है, त्राइन का द्वितीय युद्ध कब होता है, तो 1152 में त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज विजय वापस लड़ते हैं और वापस लड़के क्या कर देते हैं, यहाँ पे मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज तृतीय क्या कर देता है, हार जाता है, ठीक है। पृथ्वीराज थर्ड हार जाता है और दिल्ली पे क्या कर लेता है, मोहम्मद गौरी कब्जा कर लेता है, ठीक है। यानी इस प्रकार प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि फोर्थ ग्रेड एग्जाम में आपको सन और एक्यूरेट जो प्रैक्टिकल चीज है वही पूछेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो संयोगिता के अपहरण के विवाह की घटना चंद्र बरदाई के अथवा अलावा किसके उल्लेख किया गया था, अबुल फजल ने किया था। ये बातें तो ओनली मोस्ट इंपोर्टेंट थी। अगले आप मैं थोड़े रणथंभौर चौहानों की बात कर लेता हूँ कि रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक कौन थे, तो रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक कौन थे, तो विग्रहराज रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक। रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक थे गोविंदराज थर्ड, यानी रणथंभौर के संस्थापक कौन थे, गोविंदराज। रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक गोविंदराज थे। यहाँ पे कौन थे, बादलक्ष वाले, वहां पे वासुदेव, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अमीर कौन से सेनापति को, अमीर के द्वारा आपको पता है कि रणमल और रतिपाल ने विश्वासघात किया था। यानी ये तो ज्यादा आप डीप में जाएगा ना, वो है एक हमीर महाकाव्य किसकी रचना है, तो अमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी की रचना है, ठीक है। अमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी की। अमीर रासो किसकी रचना है, जोधराज की। अमीर हट किसकी रचना है, चंद्रशेखर की। आपको मैंने फिर से बता दिए, अमीर महाकाव्य आपको एग्जाम में देना, रीट वालों आपके लिए बुक और इंपोर्टेंट है, रीट वालों के लिए बुक इंपोर्टेंट क्योंकि रीट में स्पेशल दे रखी है, ठीक है। राजस्थान साहित्य और कला स्पेशल दे रखा है। अब साहित्य और कला में ये हमीर महाकाव्य है ना, ये तो लिखा हुआ है नैनचंद्र सूरी साहब का, ठीक है। एक हमीर रासो किसका लिखा हुआ है, तो जोधराज का। एक हमीर हट किसका लिखा है, चंद्रसेन का, ठीक है। और रणथंभौर चौहान के संस्थापक कौन थे, तो गोविंदराज, ठीक है। अब बात करें जालोर चौहान के संस्थापक कौन थे, जालोर चौहान के संस्थापक किसे माना जाता है, तो जालोर चौहान के संस्थापक माना जाता है कीर्तिपाल को। यानी कीर्तिपाल को क्या माना जाता है, जालोर चौहान के संस्थापक, ठीक है। रणथंभौर के वास गोविंदराज, जालोर के कीर्तिपाल। रणथंभौर की 3 बुकें, अमीर महाकाव्य किसकी लिखी है, अमीर हट किसकी, और अमीर महाकाव्य, अमीर हट, अमीर रासो, तीनों आपको मैंने बुक बता दी। जो जालोर के चौहानों के संस्थापक कीर्तिपाल को माना जाता है। जालोर चौहानों में सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ था, तो आपको पता है कानरदेव विरमदेव, वही कानरदेव सबसे शक्तिशाली हुआ था, ठीक है। किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण कर विरमदेव की फिरोजा से ब्याह करने पर इनकार कर दिया था, तो आपको पता है नैन से क्या करते हैं, इस बात का उल्लेख करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रणथंभौर चौहान में शाखा होता है, तब क्या होता है कि कानरदेव प्रबंध के साथ शाखा होता है, क्योंकि विरमदेव ने क्या कर दिया था, विरमदेव ने क्या कर दिया था, औरंगजेब की बहन से शादी करना इनकार कर दिया था। क्योंकि औरंगजेब की बहन से शादी करना इनकार कर दिया था, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं मुस्लिम के नहीं ब्याह दूंगा, क्योंकि मुस्लिम की जाति के मैं 7 लड़की नहीं ब्याह करूंगा। और औरंगजेब इस गुस्से से आकर क्या कर देता है कि जालोर पर अटैक कर देता है, और जालोर पर अटैक कर वहां से क्या कर लेता है,
वहां पे बीरमदेव और कर्णदेव को साका करवाता है और वहां से जालोर पर अपना कब्जा कर लेता है, ठीक है। यानी वो जालोर का नाम जलालाबाद कर देता है आगे जाके, ठीक है। जालोर का नाम जलालाबाद कर देता है और वहां से सिवाना का नाम खेराबाद कर देता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं तो जालोर से संबंधित है, ठीक है। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि खिलजी ने खेराबाद की प्रतिनिधित्व किसे बनाया, कुमालू ग्रुप को वहां पर कर देता है। आगे बात करें जलालाबाद, मैंने आपको बता ही दिया, यानी ये जालोर के राजाओं की थी। कुछ हम बात कर रहे हैं कछुआओं राजाओं की, यानी कछुआओं राजाओं की पहले पारंपरिक राजधानी कौन सी थी, तो आपको जब पता होना चाहिए कछुआ राजा हमारे कहां से चलते थे, जयपुर वाले राजा कछुआ राजा थे। वो पहले कहां के राजा थे, पहले दौसा से अपनी राजधानी बनाते हैं, ठीक है। यानी पहले दौसा में अपनी राजधानी बनाते हैं, आगे जाकर वो मुगल अधीनता स्वीकार कौन करता है, यहाँ पे मुगल अधीनता स्वीकार भारमल करता है, यानी भारमल मुगल अधीनता स्वीकार कर लेता है कछुआ राजाओं में, ठीक है। पहले इनकी क्या राजधानी थी, दौसा थी। दौसा के बाद आगे जाके वह जुमा रामगढ़ को बनाते हैं, जुमा रामगढ़ की बात वह आमेर को बनाएंगे, आमेर के बाद वह बनाएंगे जयपुर को, ठीक है। यानी इस प्रकार सिक्वेंस चलती है ये। आगे इसमें क्या दे रखा था, कौन सा मुगल सम्राट हरकाबाई का पुत्र था, यानी हरकाबाई का पुत्र कौन था, जो हरकाबाई किसकी पुत्री थी, भारमल की पुत्री थी। और हरकाबाई किसकी, भारमल की पुत्री थी, भारमल की पुत्री थी, ठीक है। हरकाबाई भारमल की पुत्री थी और उसका जो बेटा कौन था, वो हरकाबाई थी, उसकी कौन पुत्र, जहांगीर किसका पुत्र था, उसी का पुत्र था, ठीक है। यानी भारमल की पुत्री किसके साथ विवाह किया गया था, भारमल की पुत्री कौन थी, हरकाबाई, ठीक है, जिससे किससे ब्याह गया था, अकबर को। यानी पहला शादी संबंध बनाने वाला कौन राजा था, भारमल था, जो कछुआ राजा था, जिसकी राजधानी पहले दौसा बताई जाती है। और हरकाबाई किसके साथ ब्याही की थी, अकबर के। अकबर का पुत्र कौन, अकबर का पुत्र कौन हुआ था, तो आपको बता देना, अकबर का पुत्र, अकबर का पुत्र होता है हरकाबाई कौन, जहांगीर, ठीक है। यानी जहांगीर का पुत्र, जहांगीर किसका पुत्र था, अकबर का पुत्र था। और उसकी माता कौन थी, हरकाबाई थी, जो कि इसका नाना कौन थे, भारमल थे, ठीक है। और इसके भतीजे कौन आते हैं, आगे जाके मान सिंह आते हैं, ठीक है। हम बात करें तो आगे इसमें आगे क्या दे रखा है, तो इसमें भगवान दास वाली बातें वो बाद में, ठीक है। फिर किस वर्ष भारमल का पुत्र भगवान दास पुत्र मान सिंह सहित परिवार अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, यानी अकबर की अधीनता, यानी उनके पुत्र और मार्बल दोनों तीनों सभी है ना, यानी उनके पुत्र कौन बनते हैं, भगवान दास, और भगवान दास के बेटे कौन थे, मान सिंह, ठीक है। और ये कब कर लेते हैं, तो 1562 ईस्वी में, यानी 1562 ईस्वी में कर लेते हैं अधीनता स्वीकार। कहां पे करते हैं, सांभर में, ठीक है। यानी इनके दादा ने पहले अपनी पुत्री ब्याही थी, फिर इनकी बुआजी ब्याही गई थी और इनकी बहन भी दे दी गई थी भगवान दास की, ठीक है। आगे इसमें क्या दे रखा है, आगे इसमें दे रखा है, आगे इसमें दे रखा है मान भाई जहांगीर के पुत्र कौन थे, खुसरो थे, ठीक है। यानी मान भाई जहांगीर के पुत्र थे, ठीक है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें आगे ली, पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 1665 ईस्वी में होती है पुरंदर की संधि, जिसमें स्वाई जय सिंह साथ और शिवाजी के साथ होती है पुरंदर की संधि, ठीक है। एक इसमें अश्वमेध यज्ञ करने वाले अंतिम राजा कौन थे, अश्वमेध यज्ञ करने वाले अंतिम हिंदू शासक कौन थे, तो आपको बता देना स्वाई जय सिंह थे, ठीक है। यानी स्वाई जय सिंह थे कौन से, अश्वमेध यज्ञ करने वाले अंतिम राजा थे, ठीक है। यानी इस प्रकार से हमारे इंडिया हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो मैंने आपकी करवा दिया। मैंने आपको मेवाड़ मारवाड़ बीकानेर वाले और जयपुर वाले जो कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं जो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना की दृष्टि से पढ़ी है, ठीक है। कल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा टॉपिक होगा, राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। यानी कल हमारा जो वीडियो रहेगा ना, वो कल हमारा वीडियो क्या रहेगा, कल आपकी वीडियो में बता देता हूं कि कल का वीडियो क्या रहने वाला है। आप जुड़ना मत भूलिए अपनी इस क्लास में। तो कल का वीडियो हम बात करेंगे राजस्थान के कल का वीडियो हमारा रहने वाला है इसी काइंडली एजुकेशन ऐप पे, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान के, कल के वीडियो हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवताओं की, ठीक है। यानी राजस्थान के कल प्रमुख संत एवं लोक देवताओं की हम बात करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन में, ठीक है। यानी वन लाइनर क्वेश्चन में किसकी बात करेंगे, राजस्थान के प्रमुख संत व लोक देवताओं की बात करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन एमसीक्यू, वन लाइनर एमसीक्यू रहेगी, ठीक है। यानी एमसीक्यू रहेंगे वन लाइनर, ठीक है। यानी आपको क्या करना है,
कल की हम किसकी बात करेंगे, तो आपको मैं बता देता हूँ फिर से कि कल हम बात करने जा रहे हैं, अगला वीडियो हमारा कौन सा रहेगा उसकी बात करें तो अगला वीडियो ये रहेगा राजस्थान के प्रमुख संत लोक देवता, ठीक है। यानी राजस्थान के प्रमुख संत व लोक देवताओं का नेक्स्ट वीडियो रहेगा काइंडली एजुकेशन ऐप, काइंडली एजुकेशन ऐप में, और काइंडली एजुकेशन ऐप में ना रहकर हमारा यूट्यूब चैनल पर रहेगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कल के लिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कल के लिए हमारा सीधा फंडा यही है कि हम प्रमुख लोक देवता राजस्थान की हिस्ट्री और उनकी बात हमने कर ली है, ठीक है। यानी कल के लिए हमारा वीडियो रहेगा काइंडली एजुकेशन ऐप पर या उस यूट्यूब चैनल पर कि प्रमुख संत और लोक देवता, ठीक है। तो आपको कल वाली क्लास जरूर देखनी है, और कल वाली क्लास में ये बात मान के चलना, कल वाली क्लास आर्ट एंड कल्चर की है, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर की है ना, आर्ट एंड कल्चर की उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात रहेगी, ठीक है। तो कल वाली क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात रहेगी जिसमें लोक संत और देवता जो आर्ट एंड कल्चर से क्या होती है, फेवरेट क्लास है आर्ट एंड कल्चर की, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की और आरपीएससी की फेवरेट क्लास है, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता और लोक देवी देवी और लोक संतों की बात, ठीक है। यही राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और लोक देवियों की हमें बात करेंगे, ठीक है। कल वाले वीडियो मिलते हैं राजस्थान के लोक देवी लोक देवताओं के साथ। जय हिंद जय भारत।